everyone. Welcome to Judiciary Plus. This is the seventh lecture of Limited Liability Partnership Act of 2008 with the amendment of 2021 and हमने already 6 lecture record कर लिया है and this is the lecture series for Delhi Judicial Service Examination जो कि 24 अप्रैल को होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चैप्टर 10 के साथ, जो कि बात कर रहा है कन्वर्जन इनटू एलएलपी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो है किसी भी एंटिटी को एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था एलएलपी एक अरेंजमेंट है जो कि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच का अरेंजमेंट है जो उन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 55 के साथ, जो कि बोल रहा है कन्वर्जन फ्रॉम फर्म टू एलएलपी। अब इसमें बोल रहा है कि फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट होना। तो एक फर्म जो है वो कन्वर्ट हो सकता है एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर और सेकेंड शेड्यूल। इस चैप्टर के प्रोविजंस के हिसाब से और सेकेंड शेड्यूल के प्रोविजंस के हिसाब से जो कन्वर्ट हो सकता है फर्म किस में हो सकता है, फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। सेक्शन 56 बोल रहा है कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है वो भी कन्वर्ट हो सकता है एलएलपी में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर और थर्ड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल फर्म के लिए, थर्ड शेड्यूल कंपनी के लिए। फिर जो है सेक्शन नंबर 57 बोल रहा है कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। अब देखिए 57 में बोल रहा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है वो भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। तो कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में किसके हिसाब से, इस चैप्टर और फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से। फिर आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 58 जो कि बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कन्वर्जन का इफेक्ट क्या होगा। तो कोई जब रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, जो भी हो, उसने कंप्लाई किया है प्रोविज़न सेकेंड शेड्यूल का, थर्ड शेड्यूल का, फोर्थ शेड्यूल का एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है। अगर उसने कंप्लाई कर दिया एज अ केस में भी सब्जेक्टेड टू द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, उस शेड्यूल के साथ साथ इस एक्ट के प्रोविज़न को भी कंप्लाई किया है, रूल्स को भी कंप्लाई किया है, देन जो रजिस्टर और देयर अंडर रजिस्टर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड अंडर द शेड्यूल एंड इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर उसने कंप्लाई कर लिया ये सारे शेड्यूल्स को, जो भी केस है उसके हिसाब से, और इस एक्ट के प्रोविजंस को, तो वो क्या करेगा, वो रजिस्टर कर देगा डॉक्यूमेंट्स जो भी सबमिट होगा उस शेड्यूल के अंदर, और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। कौन दे देगा? रजिस्ट्रार दे देगा। ठीक है। और वो ऐसे फॉर्म में होगा जो रजिस्ट्रार डिटरमाइन करेगा और स्टेट करेगा कि एलएलपी जो है इज़ ऑन और फ्रॉम डेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। और उसमें ये भी स्पेसिफाई किया जाएगा कि इस दिन से जो है ये एलएलपी जो है रजिस्टर हो गई है। ठीक है। डेट स्पेसिफाई किया जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो कि हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट में जो था ऑप्शनल था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रोवाइजो इसका कह रहा है कि एलएलपी जो है 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हो गया ना, उस दिन से 15 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगा कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। ठीक है। जिसमें वो रजिस्टर्ड हुआ अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 और कंपनी एक्ट ऑफ 1956 एज द केस में भी, अबाउट कन्वर्जन ऑफ द पर्टिकुलर एलएलपी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। यानी कि सिंपल बात यही है कि एलएलपी जब रजिस्टर हो गया उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो कंसर्न जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो क्या करेगा, वो रजिस्टर कर देगा इसको पार्टनरशिप विथ विच इट वॉज सॉरी, जो रजिस्टर ऑफ फर्म है या रजिस्टर ऑफ कंपनी है, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी एक्ट रिस्पेक्टिवली ये फॉर्म हुआ है उसके अंदर। ठीक है। तो वो क्या करेगा, कन्वर्जन के पर्टिकुलर्स के बारे में जो है वो अबाउट द कन्वर्जन एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ एलएलपी इन सच फॉर्म मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, तो वो उस फॉर्म में इस मैनर में प्रिस्क्राइब करेगा, जो बताएगा जो प्रिस्क्राइब किया गया है।
मतलब यहाँ पे ड्यूटी दे दी गई है। जो न्यू एलएलपी फॉर्म हुई है वो 15 दिन के अंदर अंदर अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में पुराने जिससे कन्वर्जन हुआ है एलएलपी या कंपनी सॉरी पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 अगर पार्टनरशिप फॉर्म हुआ और कंपनी फॉर्म हुआ अंडर कंपनी एक्ट 2013 और 1956 के अंदर एज द केस में भी, तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा उसके रजिस्ट्रार को। और कौन करेगा? एलएलपी करेगा। बस इतना ही बोल रहा है। फिर सब सेक्शन 2 बोल रहा है जब भी ऐसा कन्वर्जन होगा ना तो पार्टनर्स जो होंगे फर्म के और जो शेयर होल्डर होंगे प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी के, वो क्या होंगे? वो एज अ केस में विद द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू विच द फर्म एंड कंपनी हैज कन्वर्टेड एंड द पार्टनर ऑफ एलएलपी बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल एज द केस में बी। तो सिंपल यही बात हो रही है कि एक बार कन्वर्ट हो गया जो भी है तो फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी उस एलएलपी के पार्टनर बन जाएंगे और वो प्रोविज़न को फॉलो करेंगे जो थर्ड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे उनको फॉलो करना होगा। फिर थर्ड सबसेक्शन बोल रहा है एक बार कन्वर्जन हो गया तो उस दिन से जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो गया है द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन shall be such as specified in second schedule, third schedule and fourth schedule। यानी कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस दिन से जो है कन्वर्जन का इफेक्ट वैसा ही होगा जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। देन हमारा आता है सबसेक्शन 4 जो बोल रहा है नॉट वेस्टर्निंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स ऑन और फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड अंडर सेकेंड शेड्यूल, third schedule and fourth schedule as the case may be, there shall be LLP by the name specified in the certificate of registration registered under this act। यानी कि क्या बोल रहा है कि कुछ अदर लॉ में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, जब भी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है ना जो भी स्पेसिफाई किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, इशूड अंडर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल वही होगा। और जो है देयर शैल बी LLP बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और LLP का एक नाम भी होगा जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में मेंशन होगा। ठीक है, इसमें मेंशन होगा नाम। फिर जो है दूसरा बोल रहा है जितने भी टेंजिबल, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो जो कि फर्म के पास है या कंपनी के पास है, तो जितने भी एसेट, इंटरेस्ट, राइट, प्रिविलेज, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू फर्म है या कंपनी है, ठीक है, और होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द फर्म इन द कंपनी एज द केस में भी, वो ट्रांसफ़र किसको हो जाएगा? वो LLP को ट्रांसफ़र होगा विदाउट फर्दर एश्योरेंस एंड एक्ट ऑफ डीड। ठीक है, वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा? वो LLP को ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन जो लास्ट सब क्लॉज बोल रहा है, क्लॉज C बोल रहा है कि जो फर्म है और कंपनी है वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा कि वो डिसॉल्व हो गया है, रिमूव हो गया है रिकॉर्ड से, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म मेंटेन करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मेंटेन करता है, उससे उसको हटा दिया जाएगा क्योंकि अब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है एंड जो न्यू एग्जिस्टेंस है वो LLP की है। ठीक है, इसलिए उसको पुराने वाले रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। अब जो है चैप्टर 10 यहाँ ख़त्म होता है और चैप्टर 11 स्टार्ट होता है जो कि फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 59 बोल रहा है फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो रूल बना सकती है फॉर द प्रोविज़न इन रिलेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट of place of business of foreign limited liability partnership within India and carrying on their business therein by applying incorporating such modification as appears appropriate the provision of Company Act 1956 or the regulatory mechanism with such composition as may be prescribed। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकता है ताकि इस्टेब्लिश हो सके प्लेस ऑफ बिजनेस बाय फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया के अंदर और वो बिज़नेस कैरी आउट कर सके ऐसे मॉडिफिकेशन के साथ जो भी कंपनी एक्ट में दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए रूल्स कौन बनाएगी? ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में और उसके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, यही याद रखना है सेक्शन नंबर 59 में। यहाँ हमारा ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 11 जिसमें एक ही सेक्शन था। अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर 12 बात कर रहा है कॉम्प्रोमाइज़, अरेंजमेंट, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ LLP के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन 60 जो है वो भी सेम बात कर रहा है कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट ऑफ LLP के बारे में।
ठीक है। तो जब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा या अरेंजमेंट जो है प्रपोज होगा, कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट क्या होगा, प्रपोज होगा, किसके बीच में, बिटवीन एलएलपी और उसके क्रेडिटर्स के बीच में, बिटवीन एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में। तो जो है कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट का प्रपोज होगा किसके किसके बीच में, एलएलपी और क्रेडिटर के बीच में, एलएलपी और उसके पार्टनर के बीच में। तो ट्रिब्यूनल जो है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एलएलपी और ऑफ एनी creditor or partner or the LLP as the case of LLP which is being wound up of the liquidator order a meeting of creditor or a partner as the case may be to be called, held and conducted in such manner as prescribed or as the tribunal direct। ठीक है। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट प्रपोज होता है किसके किसके बीच में, एलएलपी या क्रेडिटर्स के बीच में, या एलएलपी या पार्टनर्स के बीच में। तो ट्रिब्यूनल जो है जब भी उसको एप्लीकेशन मीट किया जाएगा एलएलपी के द्वारा या क्रेडिटर के द्वारा या पार्टनर के द्वारा एलएलपी के, तो क्या होगा, एलएलपी जो है इन द केस ऑफ एलएलपी विच इज़ बीइंग वाउंड अप ऑफ द लिक्विडेटर ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर और पार्टनर। ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, वो वाउंड अप के लिए जा सकता है और वो ऑर्डर कर सकता है कि एक मीटिंग हो क्रेडिटर्स की या पार्टनर्स की, और उसको हेल्ड किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा उसी मैनर में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया और जो ट्रिब्यूनल जिस मैनर में उसको डायरेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये हो गया सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोल रहा है अगर कोई मेजोरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ़ अ मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर पार्टनर्स एज द केस में बी, तो एट द मीटिंग अग्री टू एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, द compromise or arrangement shall if sanctioned by tribunal by order be binding on all the creditors or all the partner as the case may be, and also on the LLP or in case of LLP which is being bound up on the liquidator and contributories of LLP। यानी कि अगर कोई मेजोरिटी है जो रिप्रेजेंट कर रही है 3/4 वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स को या पार्टनर्स को, ठीक है, किसी मीटिंग में जो अग्री करता है किसी कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट पे, तो जो कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट है ना अगर सेंक्शन कर दिया गया ट्रिब्यूनल के द्वारा तो वो बाइंडिंग हो जाएगा क्रेडिटर्स पे, पार्टनर्स पे। ठीक है। और जितने एलएलपी हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वाउंड अप हो जाएंगे, और जितने लिक्विडेटर और कंट्रीब्यूटर्स जो है एलएलपी के वो उस हिसाब से जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ठीक है। तो क्या है इसमें कंडीशन कि मेजोरिटी रिप्रेजेंट करना चाहिए 3/4 वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स और पार्टनर्स। ठीक है। तो ही वाउंड अप होगा। फिर इसके साथ प्रोवाइजो बोल रहा है कि नो ऑर्डर सैंक्शनिंग एनी compromise or an arrangement shall be made by the tribunal unless the tribunal is satisfied that the LLP or any person by whom an application was made has disclosed to the tribunal by affidavit or otherwise all material fact of LLP including the latest financial position। यानी कि ये जो वाउंड अप होने के लिए तभी मानेगा एलएलपी जब जो है सामने वाला पर्सन जो एप्लीकेशन मेड कर रहा है ट्रिब्यूनल के सामने, सॉरी ट्रिब्यूनल तभी मानेगा वाउंड अप के लिए जब जो भी एप्लीकेशन मेड अप कर रही जा रही है उसके सामने वो सेटिस्फाई कर देता है उसको एफिडेविट के साथ और सारे मटेरियल फैक्ट बता के, जिसमें कि इंक्लूड करता है लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन भी। सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि कोई भी ऑर्डर अगर ट्रिब्यूनल ने मेड कर दिया ना सबसेक्शन 2 के अंदर, वो एलएलपी वो सेल बी फाइल्ड बाय एलएलपी विद द रजिस्टर विद इन 30 डेज। एक बार ऑर्डर मेड हो गया ट्रिब्यूनल के द्वारा तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो विद द रजिस्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर shall have effect only after it has so filed। ठीक है। तो एलएलपी जो है 30 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्म कर देगा उसको, रजिस्ट्रार को बता देगा, यानी कि एलएलपी जो है 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता देगा और जब बताएगा तभी से वो इफेक्ट में आएगा वाउंड अप। सबसेक्शन 4 बोल रहा है अगर कोई डिफ़ॉल्ट मेड किया गया है सबसेक्शन 3 को कंप्लाई करने में तो एलएलपी जो होता है और जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं एलएलपी के उनको पनिशमेंट मिलेगी, पनिशेबल होगा वो फाइन के साथ, जो कि 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। ये है सबसेक्शन 4। फिर सबसेक्शन 5 बोल रहा है कि जितनी भी ट्रिब्यूनल जो है किसी भी टाइम जब एप्लीकेशन वो मेड किया जाएगा उसके सामने इस सेक्शन के अंदर वो क्या करेगा, स्टे द कमेंसमेंट और कंटिन्यूशन ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एलएलपी। तो जब भी एप्लीकेशन मेड की जाएगी ट्रिब्यूनल के सामने तो वो क्या कर देगा, वो स्टे कर देगा
कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन या कमेंसमेंट किसी सूट का जो है वो स्टे कर देगा, यानी कि रोक देगा, जो कि एलएलपी के अगेंस्ट है, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे जो भी ट्रिब्यूनल को सही लगते हैं, और जब तक कि एप्लीकेशन जो भी मेड की गई है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी सूट जो है उसको पेंडिंग कर देंगे, उसको रोक देंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होने के बाद ही कुछ करेंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन है 61, जो बोल रहा है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट। ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि इन्फोर्स करा जा सकता है किसी कॉम्प्रोमाइज़ को या अरेंजमेंट को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब ट्रिब्यूनल जो है कोई ऑर्डर मेड करता है सेक्शन नंबर 60 के अंदर, ठीक है, और सेंक्शन करता है कोई कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट किसी एलएलपी के रिस्पेक्ट में, तो उसके पास पावर होता है कि वो सुपरवाइज करे और कैरी आउट करे कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट। ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है, वो किसी भी टाइम जब भी वो ऑर्डर मेड कर रहा है या उसके बाद ऐसा डायरेक्शन दे सकता है इन रिगार्ड टू द मैटर, और कैसे कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है उस कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट में जो भी उसको ज़रूरी लगता है प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर भी दे सकता है, ये क्लॉज बी में बोल रहा है। ठीक है, एलएलपी के रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट में मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। सुपरवाइज भी कौन करेगा, उसके पास पावर है कि वो सुपरवाइज भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसेक्शन 2 हमारे पास जो है वो बात कर रहा है, अगर ट्रिब्यूनल ने जो भी सबसेक्शन 1 में बोल रहा है वो सेटिस्फाई कर दिया कि कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट जो है सेक्शन 60 के अंदर जो सेंक्शन हुआ है वो वर्क नहीं कर सकता है सेटिस्फैक्ट्री विदाउट मॉडिफिकेशन, तो क्या करेगा वो, या तो अपने खुद के मोशन पे या अप्लीकेशन पे किसी भी पर्सन के जो इंटरेस्टेड है एलएलपी के अफेयर्स में, वो ऑर्डर कर देगा वाइंडिंग अप का एलएलपी का, और वैसे ऑर्डर्स को जो है वो डीम किया जाएगा कि वो 64 के अंदर ऑर्डर किया गया, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट को नहीं माना तो भी बाउंड अप हो जाएगा और 64 के अंदर माना जाएगा वो ऑर्डर। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन है 62, जो कि बोल रहा है प्रोविज़न फॉर फैसिलिटेटिंग रिकंस्ट्रक्शन और एमालगेमेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, तो जब कोई अप्लीकेशन मेड की जाएगी ट्रिब्यूनल को सेक्शन 60 के अंदर, ताकि सेंक्शन कर दिया जाए कोई कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट जो भी प्रपोज करा जा रहा है एलएलपी के बीच में। ठीक है, और कोई भी ऐसा पर्सन जो मेंशन किया गया इस सेक्शन के अंदर, और वो शो करता है ट्रिब्यूनल को कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट जो है ना वो प्रपोज की गई है फॉर द पर्पस ऑफ और इन कनेक्शन विद द स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट जो है प्रपोज की गई है किसके कनेक्शन में, इन द कनेक्शन विथ और स्कीम फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी और अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर एलएलपी। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, अंडर द स्कीम द होल और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी कंसर्न इन द स्कीम इज टू बी ट्रांसफर टू अनदर एलएलपी। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी एलएलपी। तो ट्रिब्यूनल जो है इधर बाय ओल्डर सेंक्शन कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और बाय सब्सिक्वेंट ऑर्डर में विद द प्रोविज़न फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर नेमली। ठीक है, तो वो ये सारी नीचे वाली चीज़ जो है वो सब कर सकता है, क्या कर सकता है, द ट्रांसफर टू ट्रांसफरी एलएलपी ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है उसके पास सारी जो है लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। द कंटिन्यूएशन और अगेंस्ट ट्रांसफरी एलएलपी और एनी लीगल प्रोसीडिंग्स भी न्यू वाले के नाम पे चलेगी। डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफरर ऑफ एलएलपी। डिसोल्यूशन जो है विदाउट वाइंडिंग अप भी हो सकता है ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ एलएलपी, और जो प्रोविज़न मेड की गई है फॉर एनी पर्सन हु विद इन सच टाइम और इन सच मैनर एज अ ट्रिब्यूनल डायरेक्ट डिसेंड द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ठीक है, और सच इंसिडेंशियल consequential सप्लीमेंटल मैटर्स
as necessary to secure reconstruction or amalgamation will be fully effectively carried out। यानी कि जब भी सिंपल शब्दों में अगर हम समझे तो यही है कि अगर अमालगमेशन होता है तो जो ओल्डर वाली एलएलपी है उसकी सारी चीज़ें जो है वो न्यू वाले एलएलपी के पास जो अमालगमेट होके बनी है उसके पास चली जाएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लाइबिलिटी हो, चाहे वो डिसोल्यूशन के ऑब्लिगेशंस हो, चाहे इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल या सप्लीमेंटल मैटर्स हो। लेकिन प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट जो है वो प्रपोज फॉर द पर्पस ऑफ या इन कनेक्शन विद द स्कीम फॉर अमेलगमेशन ऑफ एलएलपी विच इज़ बिंग वाउंड अप विथ एनी अदर एलएलपी। ठीक है, तो वो सैंक्शन किसके द्वारा किया जाएगा? सैंक्शन ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा, अनलेस ट्रिब्यूनल ने रिसीव किया है कोई रिपोर्ट रजिस्ट्रार से एलएलपी के अफेयर के बारे में और वो उस मैनर में कंडक्ट नहीं हो रहा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के प्रीजुडिशियल है, यानी कि उनके हार्मफुल है, मतलब उनको हार्म पहुंचा रही है। ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से नहीं हुआ है तो फिर नहीं करेगा। फर्दर प्रोवाइजो बोल रहा है कि कोई ऑर्डर है डिसोल्यूशन का किसी of any transfer LLP under subclause 3 shall be made by the tribunal unless official liquidator has on the scrutiny of books and papers of LLP made a report to the tribunal that the affairs of LLP has not been conducted in the manner prejudicial interest to the or public interest। यानी कि बोल रहा है कि कोई ऑर्डर जो है डिसोल्यूशन का ट्रांसफ़र का एलएलपी का नहीं मेड किया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा जब तक ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो स्क्रूटनी करने के बाद, ठीक है, बुक्स और पेपर्स का एलएलपी का वो रिपोर्ट नहीं दे देता है कि ये जो कंडक्ट हो रहा है ना ट्रिब्यूनल का वो प्री जुडिशियल मैनर एलएलपी का जो एलएलपी जो चलाया जा रहा है ये प्री जुडिशियल मैनर है, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक को ये अफेक्ट कर रहा है, तब तक जो है वाउंड अप नहीं होगा। फिर सबसेक्शन 2 बोल रहा है जब कोई ऑर्डर मेड किया गया इस सेक्शन के अंदर और बोला गया कि ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा प्रॉपर्टी या लाइबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ द ऑर्डर, तो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा और लाइबिलिटी भी हो जाएगी ट्रांसफ़र, और वो जो लाइबिलिटी जो है ट्रांसफरी एलएलपी के लिए हो जाएगी, यानी कि न्यू वाले एलएलपी के लिए हो जाए उसकी हो जाएगी तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, और if the order so direct freed from any charges by which by virtue of compromise arrangement cease to have effect। और क्या बोल रहा है कि अगर ऑर्डर ऐसा दिया गया ट्रिब्यूनल के द्वारा तो उसको फ्री फ्रॉम चार्ज भी किया जा सकता है किस वर्च्यू से, कोई भी अरेंजमेंट या जो कॉम्प्रोमाइज़ मेड की गई है या उसकी सीज टू इफेक्ट में हो गया है। और जो सबसेक्शन 3 बोल रहा है वो बोल रहा है 30 दिन के अंदर जिस दिन से ऑर्डर मेड किया गया सेक्शन के अंदर जितने भी एलएलपी होते हैं इन रिलेशन टू द ऑर्डर इज मेड शेल हैव कॉज अ सर्टिफिकेट कॉपी देयर ऑफ टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो एक सर्टिफिकेट कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ फिल करेंगे 30 दिन के अंदर जिस दिन से ऑर्डर मेड किया गया है। सब सेक्शन 4 बोल रहा है अगर कोई डिफ़ॉल्ट मेड किया गया ना इस एक्ट के प्रोविज़न को कंप्लाई करने के लिए या सब सेक्शन 3 को कंप्लाई करने के लिए तो एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर उस एलएलपी के वो पनिशमेंट मिलेगी उनको, और जो एक्सटेंड कितना करेगी वो 50,000 रुपीज़ तक कर सकती है अगर फेल हो गए इस चैप्टर सबसेक्शन 3 के प्रोविज़न को कंप्लाई करने में। और जो लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन अटैच है वो बोल रहा है प्रॉपर्टी जो इस सेक्शन में यूज़ हो रहा है उसका मतलब होता है वो प्रॉपर्टी, राइट्स, पावर और सारे डिस्क्रिप्शन के, चाहे उसमें इंक्लूड होता है लाइबिलिटी, इंक्लूड होता है ड्यूटीज़ और डिस्क्रिप्शन के, ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर्टी में कवर होंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब हम जो है वाइंडिंग अप हम डिसोल्यूशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एंड मिसलेनियस भी उसी लेक्चर में कवर कर लेंगे, तो वो जो है आपका लास्ट लेक्चर हो जाएगा या सेकेंड लास्ट लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ आई गेस कि मैं एक और जो सेशन है उसमें कंप्लीट कर दूंगी ये सिलेबस, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक में ही कर दूं, अगर नहीं हो पाया तो एक और लेक्चर लगेंगे मैक्सिमम। तो आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाएगा, आप बस मल्टीपल रिवाइज करिए। सो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड, दिस इज एडवोकेट ट्विंकल जस्ट साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।